सेपरेशन का एक रूल होता है। देखिए 3 सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, सन, राहु और सैटर्न। ये 3 सेपरेटिव प्लैनेट्स। 12th हाउस, 12th लॉर्ड पकड़ते हैं, ये सेपरेटिव है। ठीक है, तो आपके पास 4 हो गए, प्लस इनके डिस्पोजिटर। ठीक है, तो 12th के डिस्पोजिटर हो गए सन, राहु और सैटर्न, इनके डिस्पोजिटर हो गए। इनमें से कोई भी दो जिस किसी भी ये तो अलग ही हो गया भाई, जिस किसी भी घर से कनेक्शन बैठा दे, वहां से सेपरेशन दिखा दे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। लॉर्ड के सीरीज में दिस इज द लास्ट पार्ट, जहां हम लोग 12th हाउस, 12th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के डिफरेंट हाउसेस में जो मूवमेंट होंगे उसको हम लोग देखेंगे। ये इंट्रो वीडियो है 12th लॉर्ड के रिजल्ट को जानने के लिए, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम 12th हाउस को समझें और 12th लॉर्ड के फिर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के रिजल्ट को देखेंगे। उसके पहले अनाउंसमेंट है, फॉर्म अवेलेबल है कम्युनिटी पोस्ट पे। जो लोग मुंबई में हैं, जो मिलना चाहते हैं, 26 से 27 आप चेक कर लें, मुझे डेट याद नहीं है, उस डेट को मैं मुंबई में रहूंगा मीटअप के लिए। लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। लेट्स कनेक्ट, ज्योतिष के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। वेन्यू और टाइम जो है वो 2 दिन पहले आपको करीब 23, 24, 25 के आसपास जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे ही डाल दिया जाएगा, प्लस जो नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर व्हाट्सअप मैसेज भी चला जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज 12th लॉर्ड के बारे में। 12th लॉर्ड से पहले 12th हाउस को समझ लें। ये जब आप पूरी कुंडली देखते हैं तो 12वां घर जो है वो आखिरी घर है, और ये आखिरी घर जो है सबसे पहले जो दिखाता है वो मोक्षा दिखाता है, कि आपने शुरुआत करी जीवन की। और मैं व्यक्ता और अव्यक्ता की बात करता हूँ। जन्म लेने के बाद आपका सस्टेनेंस, फिर उसके बाद आप क्या फूड लेते हैं, कम्युनिकेशन, मदर, आपके बच्चे, आप क्या प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, सारी चीजें होते हुए 7th हम एग्जिट करते हैं। 8 जो है वो लॉन्जिविटी का है, 9th धर्मा, 10th कर्मा, 11th गेन, जहां संचित कर्मा आपका कैलकुलेशन होता है। 12th हाउस में मोक्षा की बात होती है। लेकिन 12th हाउस सिर्फ मोक्ष का नहीं है, और भी चीजों का है जो हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले समझ ले, 12th हाउस जब हम पाइसेस साइन कालपुरुष कुंडली में बात करते हैं तो उसके जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। वहां जो उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड जो होते हैं, वो वीनस होते हैं। जो नीच के हैं वो मरकरी है। और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट्स वहां के कारक हैं, जिसको समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि एक क्वेश्चन तो मन में उठता होगा, और फिर किस दिन इस पर वीडियो भी बनाऊंगा, कि लॉर्डशिप भी है और कारक भी है। ऐसा क्यों है कि कोई प्लैनेट किसी घर का मालिक है लेकिन कारक कोई और है? सोचिएगा, क्योंकि ज्योतिष जो है वो सोचते रहने का है। सोचते रहेंगे, आपको जवाब मिलेगा। तो जब मैं कारक की बात करता हूं तो जब हम पनिशमेंट, 12th हाउस एज हाउस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट है, आपका एक्सपेंडिचर है। जब इन दो बातों के कारक को हम ढूंढेंगे, दो चीजों के कारक को, तो हमारे सैटर्न शनि देव है। ये कारक है पनिशमेंट के और एक्सपेंडिचर के। 12th हाउस डोनेशन का भी है। जब डोनेशन की बात आती है तो दोनों गुरु डोनेशन को दिखाते हैं, जुपिटर भी और शुक्र भी। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल का है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल हम बोले। तो जब ट्रैवल की बात होगी तो वीनस की बात होगी, शुक्रदेव की बात होगी, वो उसके कारक है। बेड प्लेजर की जब बात करेंगे तो हम लोग शुक्रदेव की बात करेंगे, वहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं। और बेड प्लेजर की जब हम माइंड की जब बात करते हैं, तो माइंड नहीं, मैं कहूँ कि अगर स्लीप की बात करूँ तो मून जो है उसके कारक है। स्लीप को लेकर के मून कारक है। सेक्रेसी की मैं बात करता हूँ, चाहे वो सीक्रेट एनिमीज हो या सीक्रेट सर्विस में काम करना हो, किसी भी तरह की सेक्रेसी, बैड हैबिट, इसके जो कारक हैं वो राहुदेव है। राहुदेव आपको फॉरेन ट्रैवल भी देते हैं, मैं अभी कॉम्बिनेशन में भी बताऊंगा आपको। उसके अलावा सन का ये मरण कारक स्थान है। और बड़े आश्चर्य की बात है, आप आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि मरण कारक स्थान होते हुए भी रिलेशनशिप के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट है सन इन 12th हाउस। और ये मैं महर्षि पराशर को कोट कर रहा हूँ। जब हम 12th हाउस की बात करते हैं तो अलग अलग जगह से 12th हाउस देखना होता है। आप लग्ना से 12th हाउस देखते हैं, मून से 12th हाउस देखते हैं, और उदा लग्ना से 12th हाउस देते हैं, आत्मकारक से 12th हाउस देते हैं। 4 प्लेसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन 12th हाउस है क्या? लॉस ऑफ सेल्फ है। लॉस ऑफ सेल्फ का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सेल्फ मतलब सिर्फ बॉडी का लॉस नहीं होता है। यू लॉस्ट योर बॉडी, यू लॉस्ट योर माइंड। लॉस ऑफ सेल्फ का मतलब होता है गिविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन आप या तो किसी को कोई चीज दे देते हैं, या वो चीज डिसअपियर हो जाए। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझे कि 12th हाउस को नेचर कहते हैं। या तो आप नेचर को डोनेट करें, दें,
या नेचर आपसे वो चीज लेके चली जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे चल के रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं। आर यू पनिशिंग योर सेल्फ और आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट पनिश्ड? क्या आप खुद को पनिश करने जा रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं कि नेचर आपको पनिश करे? जब आप खुद को पनिश करते हैं तो वो रेमेडी होती है, और जब नेचर आपको पनिश करता है तो आप रोते हैं कि मेरी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं थी, मेरा ये ट्रांजिट जो है गोचर बढ़िया नहीं था। जब हम 12th हाउस की बात करते हैं तो पार्टनर सेंट्री की भी बात करते हैं। वो उपपदा लग्न हम लोग निकालते हैं 12th हाउस से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिज के लिए। मैरिज है क्या जी? मैरिज है खुद का खो जाना। आप अपने सेल्फ, अब होने का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब गिविंग, सैक्रिफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। यू कॉम्प्रोमाइज, हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है शुरू से लेकर के अपने रिलेशनशिप स्टार्ट होने तक आप ऑल ऑफ अ सडन वहां से बदल जाते हैं, और नहीं बदलते तो रिलेशनशिप नहीं चलता है। बिकॉज वहां पे गिविंग होता है। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिविंग। देखिए, अगर वीनस चक्रा, मैं कभी इस पे चर्चा करूंगा, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वीनस को आप लग्न बना करके शुक्रदेव को, और उसके बाद पूरा का पूरा आप चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि रिलेशनशिप में कौन किसको सर्व कर रहा है, रिलेशनशिप कितनी लंबी चलेगी, खुशियां कितनी मिलेंगी रिलेशनशिप में। वीनस को आप लग्न बनाइए और घरों को एनालाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रिडिक्शन मिलेगा, पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शन, कि भाई ये रिलेशनशिप, पहली रिलेशनशिप चलेगी नहीं, दूसरी चलेगी कि नहीं, तीसरी चलेगी कि नहीं, किसमें क्या सुख है, पहले में व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या वो बैठ करके चाहता है कि यार हमारी मिसेज जो है या हमारे पार्टनर, लेट सपोज मेल में अपनी बात कर रहा हूँ, वो मुझे सुबह से लेकर चाय नाश्ता पानी करते रहे, या उनका उनका एक्सपेक्टेशन है कि मैं सुबह से उठ के बेड टी से लेकर के और इवनिंग टी तक सब कुछ करके दूं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है दोनों का एक्सपेक्टेशन, दोनों में से किसी एक का भी, तो ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, दैट इज 12th हाउस, वो 12th हाउस है। इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं अभी थोड़ा समरी दे रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। फॉरेन ट्रैवल की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रैवल क्या होता है? खुद का सेल्फ का लूज होता है। आप जहां हैं, देखिए, आप जब अपने कंट्री में होते हैं, अपने लोगों के बीच जब होते हैं, आपका अपना एक ओहदा होता है, अपना अपना एक समाज होता है, और ये वर्ल्ड वाइड सबके लिए एप्लीकेबल है। आप विदेश चले जाते हैं, आप बड़े खुश हैं, लेकिन आप जब दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं, वहां पहचान बनाने में आपको टाइम लगती है। आपको कभी भी वो पहचान तो नहीं मिलेगी जो आपको अपने घर में मिलती है। अब आप काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे सीईओ साहब हैं गूगल के या किसी और के, वो भी तो इंडियन है, वहां जाके बैठे हैं। एक्सेप्शन को कभी एग्जाम्पल के रूप में दिखा करके आप काउंटर पॉइंट ना जमा करें। इसका मतलब होता है कि आपने एक मिरर बना रखा है, यू आर नॉट इन रिसेप्टिव मोड, और आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के मोड में। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो अपने गुरु के सामने ऐसे रहता हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, उस लायक कभी बना नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ज्ञान, ज्ञान भी नहीं, जो मेरे पास है वो पास ऑन करूँ। गुरु, अ, बेटा, शिष्य और भिखारी, मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं क्लासेस लेता हूँ तब भी मैं ये कहता हूँ, ये तीन का हाथ ऊपर नहीं हो सकता है। बेटा कॉलर पकड़ के बाप से नहीं कह सकता जायदाद दे दो, भिखारी हाथ ऊपर करके पैसा नहीं मांग सकता, और शिष्य जो है वो भी हाथ ऊपर करके गुरु जी दे दीजिए नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूँ आप ऐसे खड़े हो जाओ। इसका मतलब है सुनने, समझने, आत्मसात करने की आदत लगाइए। मैंने शुरुआत करी थी कि सेल्फ का खोना अलग अलग पोजीशन से, लग्न से सेल्फ के खोने का मतलब होता है बॉडी, खुद की बात कर रहा हूं। दैट इज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज कमिंग फ्रॉम 12th हाउस। आपसे एक घर पीछे है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आप इनसिक्योर हैं उस घर को लेकर के। जब मून की बात करूं, मून से आप 12 देखेंगे तो आपका दिमाग कहाँ, किस चीज को, या तो अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं तो गिव अप कर देगा, डोनेट कर देगा, या अगर मेलेफिक्स हैं तो वो आपसे वो छीन लेंगे। क्योंकि मून जो है वो जल्दी किसी चीज को देना नहीं चाहते। आप वो सोमा तारा वाली स्टोरी अगर जाएंगे तो मून इज नॉट रेडी टू गिव। वो बुद्ध देव को भी देने को तैयार नहीं थे, वो हमेशा कहते हैं वो मेरा ही पुत्र है। तो मून से 12th में रिजिड बहुत होते हैं मून, वो देना ही नहीं चाहते हैं, वो मून की अपनी खासियत है। अगर आप अरुदा लग्न से 12th देखेंगे तो ओवरऑल लॉस दिखाता है। ओवरऑल आपके लाइफ में जो लॉस कितना होगा वो अरुदा लग्न से देखना है। और आत्म कारक से 12th हाउस ये आपको बताएगा लॉस ऑफ सोल। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो अगेंस्ट द सोल है, अगर मेलेफिक्स हैं तो शायद आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसी आत्मकारक को हम लेकर के जब जाएंगे 12th हाउस में, वहां से इष्ट देवता देखेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अगर आप देवता की पूजा करते हैं, इस देवता की, तो ये जो सिन की मैं बात कर रहा हूँ, लॉस ऑफ सोल, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। 12th हाउस, अगर हम लोग अर्गला ही अगर अर्गला से शुरू करते हैं, 12th हाउस के लिए कौन कौन सा अर्गला पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट हाउस पकड़ो, सेकंड हाउस, दैट इज लग्ना। फिर 4th हाउस पकड़ो, थर्ड। फिर 5th हाउस वहां से पकड़ लो, दैट इज आपका 4th हाउस। फिर वहां से आप 11th हाउस पकड़ो, सो दैट इज 10th हाउस। तो आप अगर देखें तो 3 लग्ना 3 10, स्पेशली मैं 3 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट थर्ड एंड 10th, ये 3 अर्गला हैं। यहाँ बैठे प्लैनेट 12th हाउस के रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं। देखिए, लग्न में आप लग्नेश जो है वो खुद ही उसको मॉडिफाई करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके लिए 12th जो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। अगर लग्न स्ट्रांग हो, लग्नेश स्ट्रांग हो और 12th में मेलेफिक हो, एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, तो भी बंदा सेव कर लेता है। आप जब अष्टक वर्ग का पॉइंट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको 32 पॉइंट्स हैं 11th हाउस में, और 33 पॉइंट्स आ गया आपको 12th में, एक्सपेंडिचर आपका हाई दिखा रहा है, लेकिन लग्न आपका मजबूत है, और लग्न में मान लीजिए 36-37 पॉइंट है आपके पास, स्टिल यू विल बी एबल टू सेव मनी। क्योंकि लग्न जो है वो सस्टेनेंस का काम कर रहा है। सस्टेन कब कराएगा व्यक्ति को? जब एक्सपेंडिचर उसका डाउन कर देगा। थर्ड हाउस पकड़ लीजिए, जहां से अगला पड़ता है। थर्ड हाउस क्या, मैं हमेशा एक एग्जांपल मीटिंग का देता हूँ कि मीटिंग है और ये बेड प्लेजर है। अगर वहां पे मेलेफिक है तो पूरा दिमाग बेड प्लेजर पे ही रहेगा। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि थर्ड हाउस, हाउस ऑफ क्रिएशन नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द क्रिएशन, जब कोई चीज आप क्रिएट करना शुरू करते हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। 5th में आपका प्रोडक्ट रेडी होता है, चाहे वो आपके बच्चे हो चाहे कोई भी हो। यहां से 8वां पड़ता है 12वां घर। तो थर्ड में बैठा हुआ प्लैनेट अगर कोई चीज स्टार्ट कर रहा है, और 5th से आप देखें कि 8th पढ़ रहा है 12th, उसकी लॉन्जिविटी, तो प्रोडक्ट थर्ड टू थर्ड 5th में बन रहा है, उसकी लॉन्जिविटी कि भाई ये प्रोडक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो थर्ड हाउस के प्लैनेट्स मॉडिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए मेलेफिक है और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जहां से प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी देख रहे हैं उसके अगेंस्ट वाले हैं, तो रिजल्ट को मॉडिफाई कर देंगे। व्हाट डज इट मीन? आप ऐसे समझे कि प्रोजेनी के केस में 5th हाउस आपने इवेल्युएट किया, बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा टाइमली हो जाएगा। आपने 12th हाउस देखा, देखा कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, आपने कहा कि प्रोजेनी की लॉन्जिविटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चा होगा, डिलीवरी में कोई इशू नहीं है। आप मिस क्या कर रहे हैं? आप वहां से चौथा नहीं देख रहे हैं, दैट इज थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस में कोई मेलेफिक बैठा हुआ, जो मेलेफिक के साथ साथ अपोजिट ग्रुप का है, उसने वहां से बैठ के 12th को ब्लॉक कर दिया। अब जो प्रोजेनी की लॉन्जिविटी है वो डिस्टर्ब हो गई, और बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है। और आप समझ नहीं पा रहे कि 5 ठीक है, 12 ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तीसरे में। ये अर्गला, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्गला। इसलिए मैं हर वीडियो में, जब इंट्रो वीडियो आता है, मैं अर्गला की बात करता हूं, ताकि आप इस चीज को समझें। आप 5-12 देख रहे हैं और रिजल्ट तीसरा मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप 10th को पकड़ लें, 10th हाउस, क्योंकि 11th पड़ता है 12th से, आपका कर्म ये बताएगा कि 12th में मोक्ष की बात है, एक्सपेंडिचर की बात है। आपका कर्म मान लीजिए डे, और कर्मा मतलब नौकरी, और मैं प्रोफेशन की बात नहीं, डे टू डे कर्म की बात कर रहा हूँ। मोक्ष डे टू डे कर्म पे डिसाइड होता है, आपके नौकरी पे, आपके बिजनेस पे नहीं। एक्सपेंडिचर डे टू डे कर्म पे डिसाइड होता है। तो और 10th चूंकि आपका, मान लीजिए आपने प्रोफेशन पकड़ा, तो प्रोफेशन के लिए भी बाहर अगर जाना है, आप देख रहे हो कि यार ठीक है, 4th मेरा खराब है, अफ्लिक्टेड है, मतलब घर छूट जाएगा। 3 12 9 7, ये मैं बोलता हूँ ट्रैवल के लिए, जिसमें 12 विदेश के ट्रैवल के लिए, फॉरेन ट्रैवल के, आपने बहुत अच्छे से देखा कि फॉरेन ट्रैवल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10th में बैठा हुआ प्लैनेट है, वो अर्गला दे रहा है 12th पे, उसको एफ्लिक्ट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है वहां पे, आप नहीं जा पाएंगे फॉरेन ट्रैवल। और अगर सपोर्ट कर रहा है, शुभ अर्गला है, तो नौकरी करने के लिए आप विदेश जाएंगे। तो इस तरीके से आप शुभ और पाप अर्गला को आप एनालाइज करते हैं। इसी के उलट अगर आप देखें कि 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट किसको किसको अर्गला देंगे, 11th को देंगे क्योंकि 11th से सेकंड पड़ता है, 9th को देंगे, 9th से 4th पड़ता है, फिर आपको 8th को देंगे क्योंकि 8th से 5th पड़ता है, 5th भी सेकेंडरी अर्गला में आता है, और फिर उसके बाद सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस से 11th पड़ता है। अब आप सोचिए 12th में जो प्लैनेट बैठे हैं,
वो आपके गेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेलेफिक बैठे, मान लीजिए मार्स है, सैटर्न है, वो आपके इनकम को, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो रेगुलर इनकम है, उसको वो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो। और मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ शुभ और पाप जो है वो प्लैनेट नहीं देखना है, उन जिस पे अगला पड़ रहा है, उस हाउस के जो प्लैनेट लॉर्ड हैं और जो प्लैनेट वहां बैठे हैं, उन दोनों में मैत्री संबंध है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो अगला अपने आप में काम करेगा, वो सपोर्ट ही करेगा। धर्म को कितना आप फॉलो कर रहे हैं मोक्ष के लिए, ट्वेल्थ में बैसा बैठा हुआ प्लैनेट उसको अगर मैलेफिक है तो मॉडिफाई कर रहा है, आपको धर्म के हिसाब से चलने नहीं दे रहा। ठीक है, रेमेडीज का करेंगे, मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एट्थ, मैंने पहले भी कहा है कि एट्थ के लिए आप अगर एस्ट्रोलॉजी में हैं और एस्ट्रोलॉजिकल मान लीजिए आप प्रैक्टिसेस में हैं, आप अकल्ट प्रैक्टिसेस में, आप रिसर्च में हैं, यू आर डीलिंग विद अदर्स मनी, ऑलवेज मेक श्योर कि आप ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को चेक करें। ये प्लैनेट्स वो हैं जो मॉडिफाई कर सकते हैं रिजल्ट को। फिर सेकंड हाउस, आप एक्यूमुलेट करने की बात कर रहे हैं मान लीजिए, और सैटर्न बैठे हुए हैं, उनकी तीसरी दृष्टि भी है, या मार्स बैठे हुए हैं, ये दृष्टि छोड़ दीजिए, मार्स बैठे हुए हैं, और जो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है वो मरकरी है फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा दिख रहा है जी, वहाँ 3 और 6 दोनों, मतलब 11 और 2 दोनों जो है मरकरी ओन कर रहे हैं, मरकरी बैठे हुए बहुत पैसा देंगे। मार्स बैठे हुए हैं, अरगला पड़ रहा है, क्या होगा? उन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। आप पूरा धन योग मिला लिए, राजयोग मिला लिए, 9-10 का कॉम्बिनेशन है सर, कर्म धर्माधिपति योग है मेरे पास, 11 और 2 में जो है मालिक जो है वो 2 में बैठे हो, मरकरी सेकंड में वेल्थ के कारक हैं, वेल्थ दे रहे हैं। और आदमी से पूछो तो बोलता है यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप तो बड़ा ये यूट्यूब पे बोल रहे हैं पैसा वैसा आएगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ट्वेल्थ में जो एनिमी बैठा हुआ है, रिजल्ट को मॉडिफाई कर दिया। पैसा वो, आपका पैसा आए जब, अब एक घर पीछे जो है वो मरकरी का है, वो अलग प्रॉब्लम है, अर्गला में वो दुश्मन है, ये इसको अर्गला दे रहा है ट्वेल्थ से बैठ करके सेकंड को, वो भी उसका दुश्मन है। व्यक्ति पैसे को जो है एक्युमुलेट नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ट्वेल्थ के रिजल्ट को कैसे एनालाइज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, हम सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर की एंट्री ट्वेल्थ हाउस से होती है। ट्वेल्थ हाउस जहाँ वीनस एग्जॉल्ट होते हैं, सेवन्थ हाउस शादी की बात होती है जहाँ उनका अपना घर है, सेकेंड हाउस जहाँ हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेंस, लॉन्जिविटी ऑफ द रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। जब आप अरुदा पदा निकालते हैं ट्वेल्थ का, जिसको हम लोग उपपदा लगना बोलते हैं, उपपदा को जब आप देखेंगे तो उपपदा आपके शादी के बारे में बताएगा, दशांतर दशा में आपकी शादी हो सकती है। ट्वेल्थ लॉर्ड के दशांतर दशा में जो प्लैनेट बैठे हैं उनके दशांतर दशा में आपकी शादी हो सकती है। आप और शादी नहीं होगी तो पार्टनर मिलेगा। और पार्टनर की एंट्री को ऐसे समझे, मान लीजिए मैं किसी को डेट करना चाहता हूँ, मैंने देखा हाँ यार दशांतर दशा आ रही है तो ठीक है, मैं बंदे को मैं डेट कर पा रहा हूँ, अभी कोई ना कोई मेरे को पार्टनर मिल जाए। अब यही पार्टनर कल के डेट में लाइफ पार्टनर अगर बनना हो, फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज होना हो, तो उसके लिए भी फिर दशा अंतर दशा आपको ट्वेल्थ की कहीं ना कहीं हिट करनी चाहिए या उपपदा लगना, नहीं तो फिर वो मैरिज में डिले होगा। होगा कि नहीं होगा, बाकी आप प्लैनेट और उसके एस्पेक्ट और कंजंक्शन को देख लें। और जैसे इसी में अगर मैं उपपदा लगना की बात करूं, तो उपपदा लगना से सेकंड हाउस जो है वो सस्टेनेंस दिखाएगा आपका। जैसे मैं लगना से बोलता हूँ, लगना से सेकंड हाउस जो है वो लॉन्जिविटी है, आपके लिए सस्टेनेंस है, रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी है। उपपदा लगना से सेकंड हाउस जो है वो लॉन्जिविटी और सस्टेनेंस है मैरिज का, अगर आप लीगल मैरिज में जाते हैं या रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, कितना सस्टेन कर पाएगा ये सेकंड हाउस आपको क्लियरली बता देगा उपपदा लगने से। अगर एफ्लिक्टेड है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपकी शादी में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि थर्ड व्यक्ति, थर्ड पार्टनर, थर्ड पर्सन जो है वो एंटर कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उपपदा लगना के जो लॉर्ड हैं उनके दिन आप फास्टिंग कीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। वो जो थर्ड पर्सन एंट्री हो रहा है वो एग्जिट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा कंप्लीटली। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आप, बहुत लोग जो हैं शादी के लिए परेशान है, यार मेरी उम्र 32 हो गई, 40 हो गई, शादी नहीं हो रही है, मैंने बहुत पंडित को दिखाया, ये किया, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। अच्छा, पंडित मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं किसी कास्ट की बात नहीं करता, पंडित मतलब नॉलेज की बात करता हूँ। हम सब पंडित ही हैं, थोड़े बहुत ही हैं, थोड़ा बहुत जो नॉलेज रखते हैं। तो अब बहुतों को दिखा दिया, किसी ने कहा मंगल को कर लो, किसी ने कहा बृहस्पतिवार को कर लो, बृहस्पतिवार तो कॉमन है कि बृहस्पतिवार को फास्टिंग कर लो आपकी शादी हो जाएगी। और पता चला कि वहां के जो लॉर्ड हैं उपपदा के, वो जो है ट्वेल्थ, या तो ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हो गए जुपिटर, या उपपदा लगना लॉर्ड जो है वो है जुपिटर।
आपने शादी के लिए कह दिया फास्टिंग करो, फास्टिंग करके वो एनर्जी ब्लॉक कर दी, पार्टनर लाइफ में एंटर ही नहीं कर पा रहा है। तो यूट्यूब पे एक लाइन सुन के कि उपपदा लगना के दिन करना है, अरे कब करना है, पहले ये तो समझ लो, शादी हो गई है तब करना है कि शादी करने के लिए करना है? किस चीज को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो? और मैं फिर बोलता हूं, ये सेल्फ पनिशमेंट है। फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडी। कीप पनिशिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को पनिश करते हैं। तो ये उपपदा लगना से आप ऐसे देखते हैं। प्लस मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल की बात हुई, तो क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? फॉरेन ट्रैवल में जो इंपॉर्टेंट है वो है, अ, एक तो कि मैंने घर की बात करी, 4 नंबर एफ्लिक्टेड हो, 3, 12, 9 और 7 का कनेक्शन बैठ रहा हो, दशांतर दशा हो। लेकिन दो सहमा, अब इसके डिटेल में जाऊंगा, लेकिन आप अगर खोलेंगे कोई भी ढंग का सॉफ्टवेयर तो उसमें आपको मिल जाएगा, जलपत्र सहमा, सहमम और परदेश सहमम। ये दोनों जो है आप चेक करें कि किस घर में पड़ रहा है। अगर इन घरों में 12, 9, खास करके 12, 9, 7 इन घरों में पड़ रहा हो, तो उस साल, और स्पेशली इन तिथि प्रवेशा चार्ट, क्योंकि जब आपको देखना होता है मैं विदेश जाऊंगा जी अगले साल, उसके अगले साल, तो हम लोग जैसे कंसल्टेशन में क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या होता है। किसी ने पूछा मैं विदेश जाऊंगा, आपको दिख गया कि हाँ चांसेस हैं व्यक्ति के विदेश जाने के लिए, फिर आप अगले 2-3 साल का तिथि प्रवेशा चार्ट खोल लेते हैं, 2024, 25, 26। आप देखते हैं कि किस साल में सबसे स्ट्रॉन्ग इनका कनेक्शन जो है वो 12, 9 ट्रैवल वाले घर से दिखा रहा है, चौथा ज्यादा एफ्लिक्ट हो रहा है। प्लस जलपत्र प्रदेश सामम को चेक करते हैं कि क्या इन घरों में ये पड़ रहे हैं। प्लस ये भी देखते हैं कि क्या 8th हाउस एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड इन द सेंस पूरी तबाही मची हुई है, मतलब वो बंदा परेशान है, डॉक्यूमेंटेशन, कपड़ा, ये वो, दिस दैट सब कुछ करने में। जिस ईयर में आपको ये मिलता है सारा कॉम्बिनेशन, आप कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करते हैं इस साल में जाएंगे जी। और फिर तिथि अष्टोत्री जो दशा होती है, अब इसमें विमशोत्री तो चलती नहीं है, जब आप टीपी देखेंगे तिथि प्रवेशा, तो तिथि अष्टोत्री आप दशा देखिए, तो उसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कि कौन से हाउस को मैं पकड़ रहा हूँ, उसके लॉर्ड का देख लो आप, कब है उनका दशांतर दशा, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बंदा कब जाएगा। सिमिलरली आप पढ़ाई के लिए अगर कर रहे हैं तो वो आप तिथि प्रवेशा से ये सारा, जब भी आप कंसल्टेशन में जाएं तो मेरा मेरा एक सजेशन है, किसी से भी कंसल्टेशन लेते हो, जब आप किसी को 1 घंटा के लिए मान लीजिए आप हायर करते हैं, तो टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप मेरे को बताओ, एक तो ओवरऑल होता है, एक आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2-3 साल का तिथि प्रवेश आप उनसे चेक करा लें, कि अगले 2-3 साल में आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके ट्रैवल में, आपकी फैमिली में, हेल्थ को, डेथ को, वट एवर इट इज, 2-3 साल का, क्योंकि आप ऐसे भी एक बार वो कुंडली बना दी जीवन भर चल रहा है, वैसा होता नहीं है। क्योंकि तिथि प्रवेशा एग्जैक्टली आपको बताता है कि हर साल में क्या क्या घटना हो रही है, 2-3 साल का किए, फिर उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो, और रेमेडी जरूरी है। अगर आप रेमेडी नहीं ले रहे हैं दिखा करके, हाँ ये होगा ऊपर ऊपर, तो फिर उसका नहीं, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। ठीक है। और उपपदा लगना को हम लोग जब A12 निकालते हैं तो उसको व्यय पदा भी कहते हैं। देखिए भाई, अच्छा, व्यय पदा का मतलब, व्यय मतलब सिर्फ पैसे का खर्च नहीं, व्यय मतलब खुद का भी खर्च होना है, कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस की मैं बात कर रहा था। उपपदा लगना में अगर मेलेफिक बैठ गए, गौर कीजिएगा अपने अपने चार्ट में, जिसकी शादी हो चुकी है, जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं, उपपदा लगना जहां आपका यूएल लिखा हुआ है, उस घर में अगर मेलेफिक बैठे हुए हैं और एक दो और इन्फ्लुएंस है, ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में चाहे कुछ भी कर ले, कभी उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जान लगा दीजिए, आप दिन भर सेवा में लगे रहिए, बैठ के पैर दबाते रहिए, अगला उसके में भी 1 लाख दे के कह देगा यार ये आदमी ठीक नहीं। यही आपका प्रारब्ध है कि वहां मेलेफिक बैठ के तो दिखा रहे हैं कि कभी भी आपके सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, गिविंग को अप्रिशिएट नहीं किया जाए। तो ये आप उपपद लगना में बैठे, इसके अपोजिट अगर बेनिफिक बैठा हो, आप रिलेशनशिप में कुछ भी करते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। रिलेशनशिप की बात करें 12th हाउस में, मैंने कहा सन बहुत अच्छे हैं, सन चाहते हैं आप शादी वादी कर लीजिए, सेटल हो जाए। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है वो 7th हाउस वाला वीडियो देख लीजिए, लेकिन मैं चूंकि आज 12th हाउस की, 7th और 12th के लिए जो पहले मैंने एक रिलेशनशिप पे वीडियो बनाया था, एक बार उसको चेक कर लीजिए। सन, मून, वीनस, ये चाहते हैं शादी हो जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मून के साथ, वीनस के साथ एक रिस्क है, अगर एक साथ के एक्सेस में राहु केतु आ गए तो फिर वो मल्टीपल रिलेशनशिप वाली बात हो जाए। जुपिटर और मरकरी अगर बैठे हो तो रिलेशनशिप के लिए ये भी अच्छे हैं, बट इनका कंडीशन होता है, एक को नॉलेज चाहिए। अब जुपिटर के केस में बंदा कहेगा यार पार्टनर जो है नॉलेजेबल,
होना चाहिए। और बुध के केस में होगा कि नहीं यार, पार्टनर जो है वो नॉलेजेबल हो, अर्निंग हो, ये हो वो, तो कंडीशंस लग जाते हैं, फिल्टर बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाता है, इसलिए डिले होता है। वहीं पे अगर आप देखें तो सैटर्न, मार्स, केतु, ये तीनों जो है वो ब्लॉक करने के मूड में रहते हैं। इनका रहता है कि नहीं यार, सेपरेशन होना चाहिए। अब सेपरेशन मतलब परमानेंट सेपरेशन है, सिचुएशनल है, सरकमस्टांशियल है। मान लीजिए नौकरी हो गई, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, किस तरह का सेपरेशन है वो समझने वाली बात है। और वो फिर आप प्लैनेट और उसके ऊपर एस्पेक्ट वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राहु है, राहु आपको एंट्री बहुत दिलाएंगे, एंट्री तो केतु भी दिला देते हैं, लेकिन केतु का सर्कमस्टांशियल वो थोड़ा एक उनका रहता है कि अभी नहीं। वो बहुत कम टाइम के लिए पार्टनर को लेकर के आते हैं, जितना प्रारब्ध बचा हुआ है, हाँ इतना कैंसिल हुआ खत्म करो। राहु में नहीं है, वो एक आ गया, रिलेशनशिप मान लो कि 10% का बकाया था, बकाया खत्म हो गया तो उसको साइड कर दिया कि नहीं ये चलते रहेगा, एक और आ जाएगा। राहु के साथ यही प्रॉब्लम है इनके साथ, कि 12th में बैठ गया तो ये मल्टीपल ला के देंगे और कंटिन्यूअस पैरेलल में चलाते रहेंगे रिलेशनशिप। तो 12th में बैठे हुए राहु विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। एक दो अगर एफ्लिक्शन और हो गया, मैलेफिक इन्फ्लुएंस, तो वहां पे आपको मुश्किल हो सकती है। तो ये आपका अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो रिलेशनशिप में कैसा। अच्छा, केतु जो है वो मोक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं। 12th हाउस में एक इंडिकेशन तो मिलता है कि व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे अग्रसर है, अगर केतु वहां है। मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जाके D9 में चेक कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इष्ट देवता की बात करूं, तो आप आत्मकारक को लीजिए, मैंने पहले भी बताया है। D9 में देखिए उनका प्लेसमेंट कहाँ है, वहां से आप 12th चलिए, जो घर आ रहा है वहां जो प्लैनेट बैठे हैं वो आपके इष्ट देवता दिखाएंगे। अगर सन है तो आप शिव जी की पूजा करें, वो आपके इष्ट देवता हैं, उनकी आराधना करें, मंत्रा चैंटिंग करें। अगर मून है तो आप माँ गौरी की पूजा करें, उनकी मंत्रा चैंटिंग करें। अगर मान लीजिए मार्स है तो आप कार्तिकेय की कीजिए, हनुमान जी की कीजिए, और नहीं तो फिर राम जी की कीजिए जो उनके देवता है। अगर आपके मरकरी हैं, और मैं वार के हिसाब से चल रहा हूँ, अगर मरकरी वहाँ 12th में बैठे हुए हैं तो आप नारायण देव की पूजा करें, उनका मंत्रा चैंटिंग करें। यही अगर नेक्स्ट मैं जुपिटर की बात करूं, तो महादेव, देवों के देव महादेव, शिव जी एक रूप है। जब हम महादेव कहते हैं, सदाशिव जब बोलते हैं तो एक अलग रूप आता है, तो उस रूप की आप आराधना करें। शुक्र, जब शुक्रदेव बैठे हों तो माँ दुर्गा की आराधना करें। आप शुक्रदेव अगर हैं, और अगर आप कनेक्टेड हैं, बहुत लोग संतोषी माँ की पूजा करते हैं, वो भी ठीक है। अ, अगर शनि देव है, तो देखिए शनि देव बेसिकली फॉलो तो ब्रह्मा जी को करते हैं। वो ब्रह्म आचार्य हैं, ब्रह्मचार्य नहीं है। एक होता है ब्रह्मचर्य और एक होता है ब्रह्म आचार्य। ब्रह्मचर्य जो है वो मार्स है, जो कहते हैं शादी मत करो, अपना सीमन बचा के रखो, इंटरनल स्ट्रेंथ रहेगा, मोक्ष मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये है ब्रह्म आचार्य, ये वो आचार्य है जो ब्रह्मा की तरह सृष्टि को क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, 3, 6, 10, 11 उपचया भाव है, क्रिएट करने वाले हाउसेज हैं जहां आप फ्री विल के साथ कुछ क्रिएट करते हैं। 10 और 11 ये दोनों के मालिक शनिदेव हैं। 7वें घर में जहां से रिलेशनशिप, आप शादी में घुसते हैं, उस वहां जाकर के ये एग्जॉल्ट होते हैं। और एकमात्र प्लैनेट है जिनकी तीसरी दृष्टि है, लग्न से अगर तीसरा पकड़े तो हाउस ऑफ क्रिएशन है, तो इसको ब्रह्म आचार्य बोलते हैं। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी को श्राप है शिव जी से, उनकी पूजा नहीं हो सकती है, तो आप शिव जी की आराधना करें, वो आपके इष्ट देवता होंगे। राहु है, माँ दुर्गा की आराधना करें। अगर केतु देव है तो वहां पे आप गणेश जी की आराधना करें, उनकी मंत्रा चैंटिंग आप करें। ये आपके इष्ट देवता हो गए। और ये आपने आत्मकारक, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मकारक को जब आप लेके आएंगे नवांश में तो उसको कारकांश बोला जाता है। कारकांश से देखिए कि 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं, आप प्लैनेट बोलते हैं, खाली अगर घर हो तो क्या। भाई जब खाली घर हो तो उसके लॉर्ड को पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि कारकांश जहां निकल रहा है वहां से जो है एक घर पीछे जुपिटर है, सेजिटेरियस है सॉरी, और धनु में कोई प्लैनेट वहां नहीं है, तो जुपिटर हो गए आपके इष्ट देव। और मैंने कहा सदाशिव जो है उनकी आप पूजा करें, महादेव की पूजा करें, ओम महादेवाय नमः का आप जाप करें। अभी ऐसे ओम महादेवाय नमः जाप ना करें, देखिए जाप में भी एक बड़ा, बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट करके यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप ये समझे कि नाम के हिसाब से भी मंत्र सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो देखना होता है। तो अगर मान लीजिए
कि मैं राजीव मेरा नाम है और मैं बोलता हूँ नमः शिवाय फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये नमः शिवाय मुझे सूट करेगा या ओम नमः शिवाय सूट करेगा, इसका भी अपना एक कैलकुलेशन। और जरूरी नहीं कि मंत्रा जो है वो, देखिए मैं ये एग्जाम्पल दिया मैंने, शिव जी की, नारायण देव की, कृष्ण जी की, ये मंत्रा तो कॉमन, इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन में नहीं आता है। लेकिन आप अगर महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र कर रहे हैं, मान लीजिए आप अ, महाविद्या का मंत्र कर रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, और 10 महाविद्या में मान लीजिए माँ तारा का आप कर रहे हैं, तो उसमें आपके नाम के हिसाब से वो सुटेबल है या नहीं है। अगर मेरा प्रेफरेंस देखा जाए तो मैं नमः शिवाय की जगह ओम नमः शिवाय चैंट करूंगा, क्योंकि नमः शिवाय मेरे नाम के साथ नहीं जाता है कैलकुलेशन में, टू बी ऑनेस्ट। आई प्रेफर कि मैं ओम नमः शिवाय या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करूं, लेकिन मैं नमः शिवाय ना करूं पंचाक्षरी। पंचाक्षरी सबको बोला गया है, लेकिन कैलकुलेशन के बेसिस पे नाम को लेके मैं नहीं करूंगा। अगर नाम उसमें अटैच करके जब मैं कैलकुलेशंस निकालता हूं, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये सब चेक करा लें अपने एस्ट्रोलॉजर से। ये आपके इष्ट देवता हो गए। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सेपरेशन ऑल्सो। क्यों? देर इज अ रूल ऑफ सेपरेशन जो आपको समझने की जरूरत है। सेपरेशन का एक रूल होता है। देखिए, 3 सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, सन, राहु और सैटर्न। ये 3 सेपरेटिव प्लैनेट्स। 12th हाउस, 12th लॉर्ड पकड़ते हैं, ये सेपरेटिव है, ठीक है। तो आपके पास 4 हो गए, प्लस इनके डिस्पोजिटर, ठीक है। तो 12th के डिस्पोजिटर हो गए सन, राहु और सैटर्न, इनके डिस्पोजिटर हो गए। इनमें से कोई भी दो, जिस किसी भी ये तो अलग ही हो गया भाई, जिस किसी भी घर से कनेक्शन बैठा दे, वहां से सेपरेशन दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, और मैं 3 की बात करता हूं, 2 में उतनी गारंटी, 3 में गारंटी होती है। मान लीजिए राहु बैठे हैं चौथे घर में, सैटर्न का एस्पेक्ट है वहां पे, और 12th लॉर्ड का भी कोई कनेक्शन एस्पेक्ट से पड़ रहा है या डिस्पोजिटर थ्योरी की तरह पड़ रहा है, माता जी से सेपरेशन हो जाएगा, मातृभूमि से सेपरेशन हो जाएगा। तो आपके पास अब टेक्निक है, विदेश जाना है, मातृभूमि से सेपरेशन के लिए आप देखिए कि क्या ये जितना मैंने बताया, सन, राहु और सैटर्न प्लस 12th लॉर्ड, इनमें से कोई दो या दो से अधिक हो तो ज्यादा बेहतर है। 4th हाउस से रिलेशनशिप बना रहा है सेपरेशन, 9th से पिताजी से, 3rd से छोटे भाई से, अगर आप 11th से बड़े भाई बहन से, जो भी हो, और 7th से अगर बना दे तो स्पाउस के साथ हो सकता है। तो ये आप अगर ऐसे देखेंगे, रूल ऑफ सेपरेशन है, और ये वसीम साहब ने किसी बुक में लिखी भी है, बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और बहुत बढ़िया काम करता है। आप अपने चार्ट में लगा के इसको देखिए, जब आपने घर छोड़ा होगा, जब आप अपने किसी किसी करीबी से आप सेपरेट हुए होंगे, आपको दिख जाएगा कि दशांतर दशा में ये घटना घटी है। और क्यों बचपन से नहीं घटी? क्वेश्चन ये उठता है ना, बचपन से क्यों नहीं घटी अभी दशांतर दशा में? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अलग अलग समय पे प्लैनेट्स जो है वो प्रोमिनेंसी लेते रहते हैं। अब दशा चल रही है राहु की, तो राहु की प्रोमिनेंसी है। अंतरदशा आ गई उसके अंदर वीनस की, तो वीनस की प्रोमिनेंसी बढ़ गई, क्योंकि अंतरदशा ओवर पावर कर सकता है महादशा को, रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकता है। फिर सन की आ गई तो सन की प्रोमिनेंसी बढ़ गई। अब वो प्रोमिनेंसी बढ़ी और चौथे में राहु और सन जो है कनेक्शन बैठा रहे, माता जी से सेपरेशन हो गया। ज्यादा एफ्लिक्शन है तो परमानेंट सेपरेशन हो गया, माता जी नहीं रही। और ये इसका वैलिडेशन अगर आपको चाहिए, तो फिर तिथि प्रवेशा चार्ट आप ओपन कर लीजिए, उस साल आपको दिख जाएगा कि क्या घटना घटने वाली है। क्योंकि 4th हाउस सिर्फ माता जी नहीं है, गाड़ी है, घर है, घर है, बहुत सारा है, हाउस ऑफ थ्रोन है, गद्दी है, सत्ता जाने वाली है। किस चीज से सब सेपरेशन होने वाला, इंडिकेशन मिल गया, आप चले जाइए, आप वर्गा में चले जाइए, आप D4 देख लीजिए, आप तिथि प्रवेशा देख लीजिए, तब जाकर के आप इसका रिजल्ट बता पाएंगे। तो ये 12th हाउस है। 12th हाउस से रिलेटेड बातें हुई। 12th लॉर्ड जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रैवल के लिए, पनिशमेंट के लिए, खर्चे के लिए, सेक्रेसी के लिए, अब बीमारी में तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, उनका जब मूवमेंट हम लोग 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक देखेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या उनका अलग अलग रिजल्ट होगा। बहुत जल्दी जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, और वो भी 13 पार्ट में होगा, एक इंट्रो प्लस 12 जो है वो अलग अलग राशियों के लिए, क्योंकि उसमें काफी नवांश के थ्रू डिटेल में जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ी व्यस्तता है, इसलिए यूट्यूब पर रिप्लाई बहुत नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि मैं रिप्लाई करूँ, जो क्वेश्चन है उसको डालिए।
इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।